हेलो फ्रेंड्स। डेट है 30 अक्टूबर 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम देना होगा तो आपके हाथ में 187 डेज बचते हैं। द हिंदू में देखते हैं फर्स्ट न्यूज़ क्या है। ब्लास्ट किल 2 इंजोर्ड 41 एट प्रेयर मीट नियर कोची। ठीक है, कोची के पास एक ब्लास्ट हुआ है जिसके अंदर दो लोगों की मौत हो चुकी है और 41 इंजोर्ड हुए हैं। ठीक है, केरल में ये इंसिडेंस हुआ है। एक्सप्लोजन ऑकर्ड एट द कन्वेंशन ऑफ जेहोवाज विटनेस। जेहोवा एक संप्रदाय होता है जिसकी उनकी मीटिंग थी। ठीक है, उनका एक गैदरिंग थी रिलीजियस। तो इट वाज अटेंडेड बाय नियरली 2000 पीपल्स। पुलिस डिटेन अ मैन डिसएन्चेंटेड मेंबर ऑफ द रिलीजियस ग्रुप हु कन्फेस्ड द क्राइम। देखिए क्या हुआ है। रिलीजियस गैदरिंग थी जुहोवा कम्युनिटी की। ठीक है, एक सेक्ट है। तो उन सेक्ट को नहीं मानने वाला डिसचेंटेड एक मेंबर था उसी सेक्ट के अंदर का। तो उसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है और उसने ये एक्सेप्ट भी किया है, कन्फेस भी किया है कि हाँ मैंने किया है बोल के। और उसके अंदर इतने लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के अंदर ये चीज़ हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको इतना याद रखिए। ओके। उसके बाद कर्नाटका से इट विल एक्सेप्ट द कास्ट सर्वे रिपोर्ट। कर्नाटक गवर्नमेंट ने बोला कि जो उन्होंने कास्ट सर्वे रिपोर्ट किया था, ठीक है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे याद रखिए सर्वे नाम है, कास्ट सेंसस नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और कास्ट सेंसस जब करना होगा तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखिए। यहाँ पे एडिटोरियल है, गिव अप। ये एक एडिटोरियल किससे रिलेटेड है? स्पीकर से रिलेटेड है। ठीक है, अभी पहले समझिए क्या हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो उसके बाद शिवसेना का बाइफर्गेशन हो गया। ठीक है, दो हिस्सों में। तो इसके बाद से जो स्पीकर है महाराष्ट्र के लोग इसके अंदर विधानसभा में, उनको बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन पे आप एक्ट करो। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने कुछ एक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, जुलाई 2022 में 12 एमएलए के ऊपर एक्शन पेंडिंग था, तो उनके ऊपर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है, देखिए जो स्पीकर होता है हाउस के अंदर वो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी का ही होगा, इसलिए उसको स्पीकर बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो अपने पार्टी के फेवर में ही काम करेगा। इसलिए अगर वो जो एमएलए जिनके ऊपर उनको एक्शन लेना है वो उनके पार्टी के ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, अगर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए तो इनकी सरकार जा सकती है, इसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेते। ठीक है, अगर देखा जाए स्पीकर की हिस्ट्री में, तो स्पीकर का ओरिजिन इंग्लिश मतलब ब्रिटेन के अंदर हुआ था ना। 17th सेंचुरी में किंग का जो मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ हाउस को, ठीक है, उनके जो लोकसभा है उनके वहां का, उनको जब उनको किंग क्या कहना चाहता है ये कन्वे करने के लिए स्पीकर की पोस्ट क्रिएट की गई थी। ठीक है, 1950s में ये जो स्पीकर की पोस्ट थी उसको उन्होंने न्यूट्रल कर दिया गया। ही इज नॉट बायस्ड, वो किंग का मैसेज नहीं कन्वे करता था, वो हाउस के ऑर्डर मेंटेन करता था, हाउस की प्रोसीडिंग्स, हाउस के ऑर्डर, कौन सा बिल आएगा, कौन सा बिल जाएगा, किसका सस्पेंशन होगा, ये सारी चीजें वो कंट्रोल करता था। ठीक है, 1950 से। और इंडिया ने तो ब्रिटेन से ही कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, मतलब उनके ही इसकी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी अपन अडॉप्ट किए, तो वही सिस्टम इंडिया ने भी अडॉप्ट किया। तो अभी उनके यहाँ आइडियली जो स्पीकर होता है उसकी कोई पार्टी नहीं होती वो, लेकिन वो इंडिया में बात नहीं है। स्पीकर का मेन काम क्या होता है? जो मेंबर्स है उनका वो कस्टोडियंस होता है, उनके जो भी राइट्स है, उनके प्रिविलेजेस है, उनको किसी को बात करने देना है, किसी को बात नहीं करने देना है, ऑर्डर मेंटेन करना है, उसके उनके जो राइट्स है, जैसे कि किसी को आप जब सेशन चालू होगा तो किसी भी एमएलए को आप अरेस्ट नहीं कर सकते इन द प्रीमाइसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रीमाइसेस में भी। तो वो उन सारे राइट्स का कस्टोडियन कौन है? स्पीकर है। ठीक है, ये बात याद रखिए आप। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट करके 10 शेड्यूल लाया गया था उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्शन किया है। इसमें क्या होता है, अगर कोई मेजोरिटी पार्टी है जो रूलिंग पार्टी है, उसके अंदर अगर बायफर्केशन होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो 3/4 और 1/3। पहले क्या था, अगर बायफर्केशन होता है पार्टी के अंदर तो खाली 1/3 भी बायफर्केशन होगा तो वो वैलिड है उन मेंबर को। अगर एक तिहाई मेंबर किसी पार्टी के अंदर 100 मेंबर्स हैं तो उसमें से 33 मेंबर्स
अगर जाके किसी और पार्टी को ज्वाइन करते तो ये अलाउड था, ठीक है। लेकिन अगर एक मेंबर जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था, ठीक है। ओके, तो अभी इसको अमेंडमेंट किया गया है 10th शेड्यूल को, और उसके अंदर ये डाला गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके हिसाब से ये बोला गया है कि अगर 3/4 मेंबर पार्टी छोड़ के जाते तभी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ 1/3 मेंबर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते, एक मेंबर जाएगा वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। एटलीस्ट 3/4 मतलब 75% मिनिमम मेंबर्स को शिफ्ट होना पड़ेगा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तभी उसका डिस्क्वालिफिकेशन रोका जा सकता है, वो वैलिड वैलिड है उनका पार्टी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसी के महाराष्ट्र में यही केस हुआ था, जो शिवसेना जो पार्टी थी वो बाइफरकेट हो गई थी दो इसमें। तो जो 3/4 पार्ट है वो बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गया, और उन्होंने बोला कि असली शिवसेना हम ही है, ठीक है। जो 1/3 था वो छूट गई, 1/3 से भी कम थे वो, तो उनको अभी उनके डिस्क्वालिफिकेशन पे केस चल रहा है, ठीक है। तो जो स्पीकर का डिसीजन होता है इस मामले के अंदर 10th शेड्यूल के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन जो होता है पार्टी चेंज करने का 10th शेड्यूल के अंदर, तो उसको डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? सिर्फ स्पीकर के पास होती है, ये बात याद रखना। और उन्हीं का स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखना, स्पीकर ही डिसीजन लेता है इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ये 1 सालों से कुछ एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया काफी बार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप एक्शन लो एक्शन लो एक्शन लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। तो अभी स्पीकर को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक्शन लो, तो इसकी वजह से ये न्यूज में आया है, ठीक है। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर जो इलेक्ट होके आता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, इसकी वजह से ना वो कोई फास्ट एक्शन नहीं लेना चाहता नॉन रूलिंग पार्टी मेंबर्स की वजह से। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे ही अगर नॉन रूलिंग पार्टी के मेंबर के खिलाफ एक्शन लेने की बात आती है तो वो फटक से एक्शन ले लेते, उनको सस्पेंड कर देते, उनको कुछ भी कर सकते, ठीक है। कुछ भी अगर वो ये करते तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है स्पीकर, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि ये उनके रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। अगर उनकी पार्टी मेजोरिटी हार जाती है तो उनकी सत्ता चली जाएगी, इसकी वजह से स्पीकर पे दबाव होता है पार्टी की तरफ से कि आप कुछ एक्शन मत लो, मतलब उस मुद्दे को आप हाथी मत लगाओ, फाइल को हाथी मत लगाओ, ठीक है। स्पीकर के पास और कौन सी पावर होती है? स्पीकर कैन सेंड बिल टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। ये पावर स्पीकर के पास होती है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 2004-2014 के अंदर सिर्फ 60% जो बिल्स आते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी के पास, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए। जब स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल जाता है तो उसके अंदर पूरा उस पर डिस्कशन होता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पे बात होती है और उसका डिटेल एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अच्छे लेजिस्लेशन बन के निकलते हैं। लेकिन जो 2014 और 2023 के बीच में सिर्फ 25% जो बिल्स है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है कियोतो होलन 1992 वाला केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो माइनॉरिटी जजेस थे, अभी क्या होता है मेजोरिटी माइनॉरिटी जजेस क्या होते हैं, समझो अभी 5 जजेस का बेंच है, 5 जज बेंच है, तो उसके अंदर एक जज है और एक 4 जजेस का एक ओपिनियन है, ठीक है। तो ये 1 जज हो गया ना, और ये 4 जजेस का ओपिनियन 4 जजेस का ही प्रिवेल करेगा, मेरी बात याद रखना, 4 जजेस जो बोलेंगे वही ओपिनियन फाइनल होगा, वही जजमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें से एक डिसेंडिंग जज होगा ना, वो बोलेगा यार नहीं मैं नहीं मानता आपकी बातों को, तो वो डिसेंडिंग जज के ओपिनियन को अपन बोलेंगे माइनॉरिटी जज। तो कियोतो होलोन 1992 के केस के अंदर माइनॉरिटी जजेस की क्या ओपिनियन थी? उन्होंने बोला था स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन करने की पावर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खुद ही रूलिंग पार्टी को रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हाउस के अंदर, वो खुद ही उनका बंदा है, तो वो खुद के पार्टी के खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम के अंदर कोट कर सकते हो, इसको याद रखिए, नोट करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद और एक केस का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के, किशम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर 2020 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? रिकमेंडेड दैट द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को अमेंड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, टू वेस्ट दिस डिस्क्वालिफिकेशन पावर्स इन एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू द हेडेड बाय द जजेस, ठीक है। तो इन्होंने सीरियस नोट पे इन्होंने रिकमेंड किया था कि आप ना ये डिस्क्वालिफिकेशन करने की जो पावर है स्पीकर की उसको निकाल दो, वो किसी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को दे दो और उस ट्रिब्यूनल का हेड किसी जज को बना दो, ठीक है। तो ये भी केस इंपॉर्टेंट है, केशम मेघचंद्रा सिंह वर्सेस द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर
2020, इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। और इन्होंने बोला था कि स्पीकर के पास पावर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया है कि एक ट्रिब्यूनल, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए और उसी के पास पावर दी जाए, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स को डिसाइड करने की पावर होनी चाहिए उनके पास। ठीक है। अभी ब्रिटेन का अगर केस स्टडी करोगे आप, तो ब्रिटेन के अंदर जो स्पीकर होता है, जैसे वो इलेक्ट होता है स्पीकर के पद के ऊपर, तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे सकता है और वो बोलता है कि यार मैं 5 साल तक निपक्ष होके यहाँ पे स्पीकर का काम करूंगा। सही बात है, स्पीकर जो होता है वो हाउस का डेकोरम मेंटेन करता है, हाउस की बिजनेस देखता है, तो उसको तो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से वो खुद से ही अपना इस्तीफा दे देता है और 5 साल के बाद जब री इलेक्शन होता है ना, तब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी जब इलेक्शन लड़ता है तो वो बोलता है कि मैं अगले बार भी स्पीकर ही बनूंगा, आप मेरे को इलेक्ट करके दो। वो किसी पार्टी से नहीं लड़ता। ठीक है, वो एक स्पीकर की हैसियत से इलेक्शन लड़ता है अगले साल का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब स्पीकर, अगर समझो बीजेपी का होगा एग्जाम्पल, ठीक है, अगर वो असेंबली फॉर्म करने के बाद स्पीकर बन जाता है और वो अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन देता है, 5 साल के बाद वो फिर से इलेक्शन लड़ेगा। जब वो इलेक्शन लड़ेगा तो वो लोगों से बोलेगा कि मैं बीजेपी की तरफ से नहीं लड़ रहा, मैं फिर से स्पीकर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे कहावत है स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन। ठीक है, तो स्पीकर सीकिंग री इलेक्शन मतलब वो स्पीकर स्पीकर बन के ही इलेक्शन लड़ता है आगे वाला। ठीक है, और एक कहावत है कि स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर। एक बार स्पीकर बन जाता है बंदा तो ऑलवेज स्पीकर ही रहता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर अगर आप प्रोविजन देखोगे तो 10th शेड्यूल जो मैंने अभी आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, उसके अंदर भी ये प्रोविजन किया गया है कि स्पीकर रिजाइन कर सकता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जब वो स्पीकर बोल के इलेक्ट होता है। लेकिन अभी तक भारत के इतिहास में तो किसी ने रिजाइन नहीं किया स्पीकर के, अपना पॉलिटिकल पार्टी से स्पीकर बनने के लिए। ठीक है, यही आर्टिकल है। तो इसमें ये बोला इम्पार्शल होकर स्पीकर ने काम करना चाहिए, यही डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इशू है, इसको याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन इंडियाज वर्कफोर्स। तो 36 इन परसेंटेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन इन इंडियाज वर्कफोर्स हैज इंक्रीज टू 37% इन 2020-23 फिजिकल फ्रॉम 23% इन 2017-18 एज पर द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने डाटा दिया है, उन्होंने बोला है कि पहले 23% था 2017-18 में और अभी ये बढ़ के कितना हुआ 37%। ठीक है, उसके बाद द इंडियन रेलवेज रेवेन्यू प्रॉब्लम। इंडियन रेलवे के रेवेन्यू का प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। इंडियन रेलवे हैज बीन ऑन द स्पेंडिंग स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली आफ्टर द गवर्नमेंट मर्ज इट्स रेलवे बजट विद मेन बजट। ठीक है, आपको पता होगा गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने, जो पहले रेलवे का अलग बजट आता था, उनका अलग एक्सपेंडिचर, अलग इनकम, वो सारा अलग से एक बजट में आता था, लेकिन उन्होंने उनको मर्ज कर दिया अभी रेगुलर बजट के अंदर, मेन बजट के अंदर, और बोला यार इसी के अंदर आपका बजट आएगा। तो जब से ये मर्ज किया गया है मेन बजट के अंदर, तब से जो इंडियन रेलवे की स्पेंडिंग है ना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बढ़ गई है बहुत ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एसेट्स बनाना, कैपिटल। ठीक है, मतलब अगर रेलवे लाइन बिछाना, रेलवे स्टेशन बनाना, ठीक है, तो इसके ऊपर उनकी रेलवे की एसेट्स बनाने में पैसे ज्यादा खर्च हुए, ये इन्होंने बोला आफ्टर द मर्जिंग ऑफ railway budget. Controller and Auditor General report presented in the Parliament on August 8, 2023 states that there was a loss of, कितने का लॉस हुआ है, 68,269 crores in all classes of passengers services during 2020-21, 21-22 with all the profit from the free traffic nullified in cross subsidy passenger services। देखिए, रेलवे के अंदर एक चीज होती है, एक फ्रीट रेलवे होती है और एक कमर्शियल जो अपने पैसेंजर रेलवे होती है। ठीक है, एक पैसेंजर रेलवे होती है, एक फ्रीट रेलवे। फ्रीट रेलवे के अंदर जो माल गाड़ी होती है उसको फ्रीट रेलवे बोलते हैं, वो पूरे सामान लेके जाती है। और जो पैसेंजर रेलवे होती है इसके अंदर अपन आदमी बैठ के जाते हैं। ठीक है, औरत भी बैठ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बैठते हैं और यहाँ पे फ्रीट पैसेंजर, तो ये फ्रीट को ना कमर्शियल इसमें आता है। ठीक है, कमर्शियल। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो ज्यादा टैरिफ लगा के वो पैसे कमाते हैं और पैसेंजर को सब्सिडी दी जाती है टिकट्स के ऊपर। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो यहाँ का फ्रीट का प्रॉफिट निकाल के वो पैसेंजर के लॉस के अंदर ऐड करके मुनाफे में रहते, ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन इस साल क्या हुआ,
2023 में जो क्या की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि 2021 और 2022 में 68,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली 68,000 करोड़ का लॉस हुआ है क्रॉप सब्सिडी करने के बाद भी। मतलब ये इनका पैसा इनको देखने के बाद भी इनके पास कुछ भी नहीं बोला और लॉस में उल्टा है ये 68,000 करोड़। ठीक है, इतना याद रखिए, इंडियन रेलवे लॉस में है अभी। ठीक है, उसके बाद पीएम डिस्कस सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विद इजिप्ट प्राइम मिनिस्टर। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत की है फोन के ऊपर। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू इजिप्टियन प्राइम मिनिस्टर Abdel Fattah al-Sisi during the weekend to discuss the security and humanitarian situation in the West Asia and the Israel-Hamas conflict। ये दो चीजों पे उन्होंने बात की उनसे। क्या बोला उन्होंने, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज व्यूज ऑन द डिटेरियोटिंग सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्रिटिकल हो जा रहा है उसके ऊपर हमने बात की। वी शेयर द कंसर्न्स रिगार्डिंग टेररिज्म, वायलेंस, लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ। ये तीन चीजों पे हमने कंसर्न्स रेज किए। वी एग्री ऑन नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ठीक है, मोदी जी ने ये बोला है कि हम इन सारी चीजों पे बात की और हमने बोला जल्द से जल्द पीस, स्टेबिलिटी एंड फैसिलिटाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होना चाहिए हमास इजराइल वॉर के अंदर। ये इन्होंने बातचीत की। और भारत ने भी मदद भेजी, देखते क्या भेजी। इजिप्ट इन इंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द गाजा स्ट्रिप वेयर द मोस्ट ऑफ इजरायली मिलिट्री एक्शंस इज फोकसिंग राइट नाउ। ठीक है, इसराइल से ही, इजिप्ट से ही गाजा स्ट्रिप के अंदर मदद जारी है। ठीक है, अक्टूबर 2022 इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मेंट फॉर गाजा टू इजिप्ट अल अरिश एयरबेस। तो इजिप्ट के अरिश एयरबेस पे इंडिया ने अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी, वहां से वो गाजा स्ट्रिप के अंदर जाएगी। हाउएवर द पैलेस्टीनियन एम्बेसडर टू इंडिया अदनन अबू अल हिजा had told to the Hindu that the much of the relief material various countries have been sending to the Gaza remains stuck, अटका है वो, inside the Egypt because of intense military activity by Israel as well as due to the shortage of fuel in the truck inside the Gaza। ठीक है, पहली चीज तो इसराइल की मिलिट्री एक्टिविटी जैसे जो इजिप्ट के अंदर के ट्रक है वो गाजा तक नहीं पहुंच पा रहे। ओके, दूसरी चीज गाजा के अंदर भी जो ट्रक पहुंच चुके हैं वो अलग अलग पार्ट में नहीं जा रहे क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं है, क्योंकि वो कट ऑफ किया गया है इसराइल ने उनका फ्यूल वगैरह गाजा स्ट्रिप को मिलने वाला। इंडिया abstains at the United Nations General Assembly on the Friday ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर सीज फायर इन द इजिप्ट। आपको पता होगा, अगर कल का आपने डिस्कशन देखा होगा तो आपको पता होगा जॉर्डन ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया था और वो बोल रहा था, कंडेम कर रहा था कि इसराइल ने ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ने एब्सटेन किया वोट करने से। तो इंडिया ने एब्सटेन करने का मतलब ये होता है कि इंडिया ने ना ही उसको हाँ बोला ना ही ना बोला, इंडिया ने बोला हम वोट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्यों बोला इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने बोला कि जो पहले हमास ने वॉर किया था ना इसराइल के ऊपर, उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसका आप जिक्र ही नहीं कर रहे कि हमास ने इसराइल के ऊपर वॉर किया है, तो इसको हम कंडेम करते, पहले आप उसको मेंशन करो उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंडिया ने ये बोला कि हम टू स्टेट सोल्यूशन को हम सपोर्ट करते। क्या है टू स्टेट सोल्यूशन, मैं बहुत बार बता चुका, फिर से एक बार बताता हूँ। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट इसराइल एंड इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जब ये सोल्यूशन आया था तब पैलेस्टीन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था और इसराइल ने इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद कनाडा इंडिया रिफ्ट इज पेनफुल फॉर कॉमन फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया इनवा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के इन्होंने बोला है कि जो इंडिया कनाडा का जो अभी मसला चल रहा है उसकी वजह से जो इंडिया और कनाडा के जो दोस्त थे, कॉमन फ्रेंड्स थे ऑस्ट्रेलिया, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, देखते क्या बोला। बट इट विल नॉट अफेक्ट द बायलैटरल टाइज। उन्होंने बोला कि ठीक है हमें दिक्कत हो रही है, पेनफुल है हमारे लिए, दुखदायक है, लेकिन उससे हमारे बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और कनाडा के, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ खराब नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया सेड दिस। ठीक है, उन्होंने ये बातचीत बोली। प्राइम मिनिस्टर कनाडा के जो है, अपने सॉरी ऑस्ट्रेलिया के जो है एंथोनी अल्बेनिस, अल्बेनिस हु ट्रैवल टू इंडिया ट्वाइस दिस ईयर, दो बार इंडिया के आ चुके इसी साल में।
was looking forward to return to New Delhi next year for the Quad summit due to held in January 2026. तो जब इंडिपेंडेंट डे होगा अगले साल तभी मोदी जी ने बोला था कि हम क्वाड का समिट भी रखेंगे, वो भी इंडिया के अंदर रखेंगे। तो ये बोल रही कि वो आ सकते हैं, आएंगे वो, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके लिए वो। कनाडा इज ऑल्सो ओल्ड फ्रेंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का वो पुराना दोस्त है। एंड इंडिया इज डियर फ्रेंड, ये ओल्ड फ्रेंड है और अपन डियर फ्रेंड है, ठीक है। एंड अ कंट्री ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस टू अस, ये इन्होंने बोला है कि इंडिया इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है। वाइल ऑस्ट्रेलिया इज अ 5 आयु अलायंस, ठीक है। 5 आयु अलायंस क्या है मैं बताता हूँ आपको, पहले देखेंगे क्या है। वाइल ऑस्ट्रेलिया इज द 5 आयु अलायंस पार्टनर ऑफ कनाडा, कनाडा 5 आयु अलायंस के अंदर है, तो उसके अंदर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही। अलॉन्ग विथ कौन कौन है 5 आइज में, ये दोनों को छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा को छोड़ के, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड न्यूजीलैंड, दैट शेयर्स द रेगुलर इंटेलिजेंस, रियल टाइम रेगुलर इंटेलिजेंस। इट ऑल्सो वर्किंग विद इंडिया इन क्वाड, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के साथ, क्वाड के अंदर है, जिसके अंदर 4 मेंबर्स है, यूएसए, जापान और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनके साथ भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया मेंबर है क्वाड का। इट इज इंडिया टर्न टू होस्ट क्वाड नेक्स्ट समिट, इंडिया क्वाड का भी नेक्स्ट समिट होस्ट करेगा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। अब ये 5 अलायंस क्या है, एक इंटेलिजेंस अलायंस है पहली चीज तो, और इसके अंदर ये 5 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी आती है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, ठीक है, और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये 5 कंट्रीज आते। अभी जो निज्जर सिंह, हरदीप सिंह निज्जर की जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है जिसकी हत्या हुई थी कनाडा के अंदर, तो कनाडा ने ये बोला कि ये रॉ के एजेंट्स ने, इंडिया ने ये फॉरेन सॉइल में जाके उनको मार गिराया, ठीक है। लेकिन ये इनको रिपोर्ट किसने दी, ये रिपोर्ट उनको ये बोलती कि 5 आइज ने हमको इसका इनपुट दिया था कि ये इंडिया के लोगों का हाथ है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैं बात बोलूंगा आपको कि स्टोन घोस्ट नाम का जो एक नेटवर्क है जो ऑपरेट करता है, ये कोड नेम है, कोड नेम फॉर द नेटवर्क ऑपरेटेड बाय द 5 आइज अलायंस, ठीक है। आपको प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टोन घोस्ट क्या है, तो आपको पता नहीं होगा, तो याद रखिए स्टोन घोस्ट क्या है, ये 5 आई अलायंस है, ठीक है। ये 5 आइज अलायंस है, और 5 आइज अलायंस का एक नेटवर्क है, ठीक है, जहां पे वो अपना शेयर डाटा करते एक दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है। जैसे अपना व्हाट्सएप है वैसे उनका स्टोन घोस्ट है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। When asked if India Australia comprehensive economic and commercial agreement, free trade agreement would be ready for signing, जब उनको पूछा गया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइनिंग हो सकता है, मिस्टर अल बिजनेस विजिट, जब उनके प्राइम मिनिस्टर आएंगे तब की विजिट पे, तब मिस्टर ग्रीन जो है उन्होंने क्या बोला, सेड दैट वुड बी प्रेफरेंस, वो एक हमारी प्रायोरिटी होगी, वो हमें प्रेफरेंस देंगे उस चीज को, बट कुडंट पुट द डेडलाइन टू इट, तो इसके ऊपर हम डेडलाइन नहीं रख सकते कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा दोनों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एग्रीमेंट साइन होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं हमें, लेकिन हम उसको प्रेफरेंस पे रखेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले अपन 2022 में इनके इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, वो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट था। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है, चलो भाई 10 मुद्दे हैं, 10 पॉइंट्स है, उसमें के कितने पॉइंट्स आपको मंजूर है, हम बोलेंगे 4, वो बोलेंगे हमें भी 4 मंजूर है, ठीक है। तो उसी पे आप एग्रीमेंट कर दो, जितने लिस्ट ऑफ गुड्स है सर्विसेज है उसको तो आप कोट कर दो और उस पर अपन ट्रेड चालू कर देंगे। तो 2022 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन किया था। In India and Australia, negotiators and completed the early harvest economic cooperation and trade agreement ECTA, economic cooperation and trade agreement, important है याद रखिए। 2022 में कौन सा एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, दैट कम इनटू फोर्स इन December 2022 and have 7 rounds of talk on the comprehensive free trade agreement। कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन सा होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एग्रीमेंट, ये अभी तक इसके ऊपर 7 राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं। प्रेजिंग द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेजिंग द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एंड साइटिंग 75% of trade utilization figures for the agreement. Mr. Green said that one of the issue holding up the comprehensive economic and commercial agreement
इज ऑन गेनिंग एक्सेस टू इंडियाज मार्केट फॉर ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है उस पर सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं दे रहा अपन एक्सेस इनको, क्योंकि अगर इनका डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आएंगे तो ये बहुत चीप कॉस्ट के हैं, क्योंकि वहां पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत बल्क इसमें होता है और इंडियन फार्मर्स के ऊपर वो अफेक्ट डायरेक्टली अफेक्ट करेगा और अपना फार्मिंग और डेयरी मार्केट को ऊपर वो हार्म करेगा। कॉम्पिटेटिव नहीं है अपन उनके उनके इतना लो प्राइस के अंदर डील करने में, इसकी वजह से अपन इसको एग्री नहीं कर रहे। ठीक है, चलते आगे। अहेड ऑफ दीपावली मोदी अर्जेस सिटीजन टू बाय द लोकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मोदी जी ने बोला है मन की बात के अंदर संडे में, अर्जेस इंडियन टू प्रमोट द वोकल फॉर लोकल कैंपेन एंड बाय द इंडिजिनियस प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो जो लोकल प्रोडक्ट है उसको आप खरीदें। तो इसको एक कैंपेन है वोकल फॉर लोकल के अंदर इसको उन्होंने बोला है कि इंडिजिनियस प्रोडक्ट को बाय करो। मेनी बिग ब्रांड्स आर मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स हेयर। इंडिया के अंदर बहुत सारी बिग ब्रांड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इफ वी अडॉप्ट दिस प्रोडक्ट्स देन मेक इन इंडिया गेट्स फ्लिप। ठीक है, अगर अपन इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे इनके बिग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को, तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट मेकिंग इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, वाइल बाइंग सच प्रोडक्ट्स ट्राई टू इंसिस्ट ऑन द प्राइड ऑफ आवर कंट्री द यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, जब अपन यूपीआई पेमेंट डिजिटल सिस्टम यूज करते हैं तो अपने को प्राइड होना चाहिए अपने कंट्री के ऊपर। ही पेड ट्रिब्यूट टू द सरदार वल्लभ भाई पटेल whose birth anniversary falls on October 31. On the day, the Union government will launch a nationwide organization named Mera Yuva Bharat to bring together young volunteers keen to participate in building developed India. ठीक है, मेरा युवा भारत लॉन्च करेगा। ठीक है, उसके अंदर क्यों क्यों कब करेंगे ये, 31 अक्टूबर को करेंगे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, तब यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन नेशन वाइड, उसका नाम होगा मेरा युवा भारत, और वो डेवलप इंडिया बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और एक रिपोर्ट है यहाँ पे, डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन इमिशन गोल्स से द स्टडी। एक स्टडी कंडक्ट की है, उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि यूएसए, यूके, ठीक है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ओवरशूट कर रहे हैं कार्बन इमिशन को। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री फोर्थ जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो डेवलप्ड कंट्री से हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3/4 ऑफ एग्जिस्टिंग कार्बन इमिशन will end up emitting 38% more carbon in 2030 than they committed to गोइंग बाय करंट ट्रेजेक्टरीज। अगर वो अभी के ट्रेजेक्टरीज के हिसाब से, मतलब जो आपकी उनकी हरकतें अभी चल रही है उन हरकतों के हिसाब से वो अगर उनकी वही पॉलिसी रही तो भी वो जो उनका टारगेट है, समझो उनका टारगेट है कि हम 10% कम करेंगे, तो उससे वो 38% ज्यादा, ठीक है, 38% ज्यादा वो उसके ज्यादा वो कार्बन इमिशन करेंगे जितना उन्होंने डिसाइड किया उससे भी। shows a study published last week by the Delhi based think tank Council for Energy Environment and Water, CEEW, एक थिंक टैंक ने दिल्ली बेस्ड उसने ये स्टडी पब्लिश की है। द स्टडी विच केम्स अहेड ऑफ द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू 20th। ठीक है, 20th कॉन्फ्रेंस पार्टी की जो दुबई में होने वाली है दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में, उससे पहले ये रिपोर्ट आई है, तो इसकी वजह से ये थोड़ी खलबली मची है। बस इतना याद रखिए कि एक थिंक टैंक है, इसकी रिपोर्ट आई है, ओके। और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो 5% मतलब 38% ज़्यादा उनके जो ट्रिजेक्टरीज है उनसे वो ज़्यादा इमिट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इजराइल एक्शंस में फोर्स एवरीवन टू एक्ट से ईरान ने बोला है कि अगर इजराइल ऐसे ही हमास के गाजा के अंदर ग्राउंड इन्वर्जन करेगा तो वो ईरान को भी, एवरीवन को ये कर रहा है कि आप भी युद्ध के अंदर आओ। ठीक है, उसके बाद इजराइल मस्ट प्रोटेक्ट द गाजा सिविलियंस से द व्हाइट हाउस जो यूएस है उन्होंने बोला है कि इजराइल जो गाजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन कर रहा है, जमीनी स्तर पे हल्ला कर रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने सिविलियंस को बचाना चाहिए, जो हमास के सिविलियंस है गाजा स्ट्रिप के अंदर, उनको उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी बाइडन मीटिंग रन अप नॉट गोइंग टू बी स्मूथ चाइना। जो चाइना, कल अपन न्यूज पढ़ी कि बाइडन चाइना की विजिट पे जाएंगे, जी जिनपिंग से वो बात करेंगे,
तो उन्होंने बोला है कि ये स्मूथ नहीं होगी। इन अ स्टेटमेंट रिलीज बाय द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर वैंग said the road to the bilateral meeting would not be smooth sailing and that they not rely on autopilot to make it happen। ठीक है, ऑटोपायलट मोड पे तो नहीं होगा ये, और इसके लिए उन्होंने बोला थोड़ी कठिनाई आ सकती है। मिस्टर वैंग also said that the China and US need to return to Bali, जो G20 का समिट हुआ था लास्ट ईयर बाली के अंदर, वहां पे जैसी बातचीत हुई कि जैसे कि बोथ ऑफिशियल डिस्कस्ड Taiwan related issue related to Taiwan, US China trade tensions, always the cooperation to address the issues like climate change, health and food security। इन सारी चीजों पे G20 लास्ट ईयर जो समिट हुआ था बाली के अंदर, वहां पे जैसी बात हुई थी वैसी जरूरत है इस बार भी वैसी बातचीत वगैरह हो। ठीक है, ये उन्होंने बोला। उसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हो और आपको इसका पीडीएफ वहां पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।